हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th चैप्टर आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फाइनेंस की मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होती है और उसका रोल क्या होता है, कितने कितने डिसीजन हमने लेने होते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। जैसे हम नॉर्मली इसको बोलते हैं बाज़ार। बाज़ार में हम क्या करते हैं गुड्स या सर्विसेज का लेन देन करते हैं, मतलब कि कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे फाइनेंस का लेन देन होता है। फाइनेंस लोग देते भी हैं, फाइनेंस लोग लेते भी हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेवर्स और बोरोवर्स मिलते हैं आपस में। सेवर्स का मतलब होता है कि वो लोग जिनके पास सरप्लस मनी है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है जो वो सेव करके रख रखा है, और बोरोवर्स वो लोग होते हैं जिनको फ़िलहाल उस पैसे की ज़रूरत है। तो बोरोवर्स एक तरह से सेवर्स से पैसा उधार ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की पेमेंट का प्रॉमिस पे कि वो इंटरेस्ट रेट उस पर पे करेंगे, और इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट वर्क करती है। फाइनेंशियल मार्केट में दो पार्टीज़ होती हैं, एक होती है इन्वेस्टर्स जो कि जिनके पास सरप्लस यूनिट्स होती हैं, सरप्लस मनी होती है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास पैसे की फ़िलहाल अभी कमी है और उन्हें पैसा चाहिए, उसे हम बोलते हैं डेफिसिट यूनिट्स। देयर आर नॉर्मली 2 वेज ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट में दो ही तरीके से पैसा जनरेट किया जा सकता है, या तो बैंक से या फिर फाइनेंशियल मार्केट खुद से। बैंक से आपको पता है कि क्या होता है कि जो सेवर्स होते हैं वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, और बैंक फिर क्या करता है उसी पैसे को बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है बैंक्स का। तो अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें डीलिंग इसमें होती है। जैसे हाउस होल्ड जो होते हैं वो अपने सेविंग्स को बैंक में जमा करा देते हैं और वैसे ही सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो मैं उनको शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे कि मैं फ्यूचर में उससे अर्न कर सकूँ, और वो जो मेरा अभी का पैसा है वो किसी और बिजनेस के काम आ रहा है। अब फिर हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, पहला पॉइंट है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। जैसे कि फ़िलहाल मान लो कि मेरे पास है 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे हैं, महीने के खर्चे के बाद में 5,000 रुपये मेरे बच रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसका बैंक में जमा करा रहा हूँ या किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे अगर 100 लोग और भी हैं तो 5,000 का 5 लाख रुपये बन जाता है। अगर मान लो 1,000 लोग होंगे तो 50 लाख बन जाएगा। 50 लाख जब इकट्ठा हो गए कंपनी को मिल जाते हैं, जिससे कि वो एक बेटर वे में इन्वेस्टमेंट करके एक नॉमिनल रेट पे प्रॉफिट अर्न कर सकता है, और उन सेवर्स को थोड़ा बहुत उनको मिल सकता है, तो किसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मेरी सेविंग्स मोबिलाइज होके उस जगह एक पर्टिकुलर चैनल पे यूटिलाइज हो रही है जहाँ पे किसी को बहुत ज़रूरत है, और उस पैसे से काफ़ी कुछ कमाया जा रहा है। मेरे लिए फ़िलहाल उस 5,000 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो 5,000 बेकार की ही हैं, मेरे लिए फ़िलहाल सरप्लस मनी है वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जैसे आपको सभी को पता ही है कि जिसके पास भी इकोनॉमिक्स आपको सभी को पता ही होगा कि मार्केट में हर चीज़ का जो प्राइस होता है 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा, सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो भी प्राइस कम होगा। तो उस केस में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का जो डिमांड एंड सप्लाई होती है उसी के बेसिस पे भी इनकी प्राइस की डिस्कवरी होती है। मतलब कि इन्हीं डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही उनका प्राइस रखा जाता है, चेंज भी होता रहता है। जैसे आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में या गोल्ड का भी आपको पता है कि किसी भी टाइम पे रेट सेम नहीं रहता है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है, जैसे शेयर्स हैं या डिबेंचर्स भी हैं हमारे। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है हमारी, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ खरीदी भी जा सकती हैं और बेची भी जा सकती हैं बहुत ईजिली। तो एक तरह से इनकी जो लिक्विडिटी होती है बिल्कुल कैश जैसी ही होती है, बहुत लिक्विडिटी पोजीशन ही होती है। क्योंकि जैसे कॉल मनी है, अभी आपको पता चलेगा कि समझ में आ जाएगा कि अभी अगले टॉपिक भी कॉल मनी क्या होती है। कॉल मनी एक तरह से एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का जिसमें आप 1 या 2 दिन के लिए पैसा उधार ले सकते हैं किसी से, नॉर्मली बैंक ही लेते हैं ऐसा। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा इसका रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केट की क्या कंडीशन, मतलब मार्केट की क्या इन्फॉर्मेशन है, किसकी कितनी डिमांड है, किसकी कितनी सप्लाई है, कॉस्ट कितनी आ रही है, प्राइस कितना है, अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से इन्वेस्टर का काफ़ी खर्चा बच जाता है, क्योंकि अब इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए कहीं और पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो ये सारे फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट के। पहला है मोबिलाइज करना सेविंग को और सही जगह पे चैनलाइज करना जिससे प्रोडक्टिव यूज़ हो सके। डिमांड सप्लाई प्राइस डिस्कवरी होती है। लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है फाइनेंशियल एसेट्स को कि वो खरीदा बेचा जा सकता है ईजिली। ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम होती है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स पे। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, मैंने दिखा भी रखा, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट होती है शॉर्ट टर्म मार्केट और कैपिटल मार्केट होती है लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड्स के लिए मार्केट जो होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का एक तरह से वो मार्केट होती है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ही शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म का यहाँ पे मतलब है कि 1 दिन से लेके 1 साल तक का। अगर 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो वो कैपिटल मार्केट में आ जाएगा। तो नॉर्मली मनी मार्केट जो होती है वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही की जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कैश का उधार लेना देना वो काउंट हो सकता है इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर कोई सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना जो कि 1 साल के लिए मैक्सिमम है। कॉमन इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं जो इसमें डील करते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 5 इंस्टीट्यूशंस कॉमन हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। अब फीचर्स क्या क्या हैं आप इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, नो फिक्स जियोलॉजिकल लोकेशन, क्योंकि इसकी कोई जियोलॉजिकल पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती कि ये मार्केट जैसे गोहाना अड्डे पे ही है, ऐसा नहीं है। ये मनी मार्केट कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ पे भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो मनी मार्केट एक तरह से कहलाती है। अब हम अगला पॉइंट करेंगे, जो अगला टॉपिक भी है हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम 5 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 5 के नाम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। ये 5 आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये 5 में से कम 2 या 1 तो पेपर में ज़रूर आता है। तो आपको बहुत फोकस से समझने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और पेपर में आता भी है ये। और मैं वो टॉपिक पर बहुत फोकस कर रहा हूँ जो पेपर में आता है, तो आपको भी समझने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। ईजी है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। पहला जैसे 1 2 3 4 5 ही हैं, ज़्यादा भी नहीं है और ईजी से ही हैं, कुछ ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही समझ, एक बार सुनने से ही दिमाग में बैठ जाएगा। पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। अब कॉल मनी का मतलब क्या होता है? कॉल जैसे हम टेलीफोन में करते ही हैं, कॉल उससे ही जुड़ी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम या 1 या 2 दिन के लिए ही पैसा उधार लिया या दिया जाता है। अब ये 1 या 2 दिन के लिए पैसा किसको उधार चाहिए होगा? नॉर्मली बैंक्स ही ये कॉल मनी का यूज़ करते हैं जब उन्हें टेम्परेरी शॉर्टेज होती है फंड्स की, तो उस सरप्लस जिसके पास कैश होता है वो उस बैंक को अप्लाई, मतलब कि जैसे मैं ICICI बैंक को शॉर्टेज है कैश की, अगर मेरा जैसे अकाउंट है ICICI बैंक में, मैंने उससे 500 करोड़ रुपए जमा करा दिए। आप शायद पढ़ ही चुके होंगे CRR या फिर SLR के बारे में, जिसका मतलब ये होता है कि बैंक को RBI के पास कुछ ना कुछ बैलेंस रखना पड़ता है या फिर बैंक को खुद के पास भी थोड़ा ही मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर मान लो मेरे 500 करोड़ रुपए जमा है बैंक में और अगले ही दिन मैं चला गया मुझे पैसा विड्रॉ करने के लिए, अब बैंक के पास कैश नहीं है क्योंकि बैंक ने आगे हेडक्वार्टर्स में भेज दिया है या RBI में भेज दिया है, तो उस केस में बैंक क्या करेगा? दूसरे किसी बैंक से 1-2 दिन के लिए उधार ले लेगा पैसा और वो मुझे पे कर देगा। इसको हम बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो मार्केट होती है टेलीफोन पे होती है, कहीं हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली ये उनके लिए अवेलेबल रहती है जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है मार्केट में। जो इसकी लिक्विडिटी होती है बिल्कुल कैश से नेक्स्ट ही होती है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ऐसी है कि 1-2 दिन में ही कैश हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। और जो इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो एक बैंक दूसरे बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। और ये एक दिन से मतलब कि आज कुछ और हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है, या आज शाम को भी 5 बजे कुछ और हो सकता है और दिन में 11 बजे कुछ और हो सकता है, जो कॉल रेट है इसका। तो कॉल मनी का मतलब हमें समझ में आ गया, जब बैंक को शॉर्टेज होता है फंड्स की, तो वो किसी और बैंक से जिसके पास सरप्लस मनी है उससे 1-2 दिन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एक उधार ले सकता है बैंक से। SCRR को बनाए रखने के लिए भी, SLR को मेंटेन रखने के लिए भी, या कस्टमर डीलिंग के लिए भी पैसा उधार ले रहा है, 1-2 दिन के लिए इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कॉल रेट। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 से 2 दिन तक के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है ट्रेजरी बिल का। ट्रेजरी बिल एक तरह से ऐसा डॉक्यूमेंट है जो RBI इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट।
जैसे कि गवर्नमेंट की जो, अगर कोई गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, कुछ उधार चाहिए, कहीं से कुछ चाहिए, तो आरबीआई एक तरह ट्रेजरी बिल नाम का डॉक्यूमेंट इशू करता है, जो कि कंपनीज खरीद सकती हैं, कंपनीज ही खरीद सकती हैं, और कोई बैंक्स खरीद सकते हैं, और जनरल पब्लिक कोई भी खरीद सकता है उस डॉक्यूमेंट को। इसमें क्या होता है कि एक तरह से फेस वैल्यू से थोड़ा कम अमाउंट पे ये इशू होता है, और ये नेगोशिएबल भी होता है और ट्रांसफरेबल भी होता है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, पहले आप पूरा सुन लीजिए। मैच्योरिटी पीरियड इसका होता है कि 14 दिन से लेकर 364 दिन तक का। अब साल में आपको पता है कि 365 दिन होते हैं, तो इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है 364 दिन का, और ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। ये मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या मतलब होता है इसका। और इसे हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइंड ज़ीरो कूपन बॉन्ड, तो उसमें ट्रेजरी बिल ही डिफाइन करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके दो नाम हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेजरी बिल में होता क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक ट्रेजरी बिल है, इसमें नीचे का एग्जांपल लिखा भी हुआ है मैंने, कि कोई ट्रेजरी बिल है जो 3 महीने की मैच्योरिटी पीरियड का है, उसकी फेस वैल्यू 2 लाख रुपये है, तो वो इशू हो रही है 1,90,000 रुपये में। अगर मैं उस ट्रेजरी बिल को 3 महीने तक अपने पास होल्ड करके रखता हूँ और फिर उसे एक तरह से बैंक में शो करता हूँ, तो मुझे 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। और जो 1,90,000 और 2 लाख रुपये के बीच का डिफरेंस है, वो 10,000 जो है वो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, जो मुझे रिसीव हो रहा है। और बैंक्स को क्या मिल रहा है, जैसे आरबीआई को, गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए पैसा जनरेट कर रही है ट्रेजरी बिल को इशू करके। और इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 25,000 रुपये का, और 25,000 या मल्टीपल्स में ही ट्रेजरी बिल बन सकता है, मतलब कि 45,000 या 70,000 में नहीं बन सकता है। 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे से सो ऑन बन सकता है। मतलब कि 8,000, 12,500 ऐसे ट्रेजरी बिल नहीं बन सकता है, सिर्फ 25,000 के मल्टीपल्स में ही बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, जैसे मेरे नाम पे कोई ट्रेजरी बिल है, तो मैं किसी और के नाम पे, किसी और की ओनरशिप में वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मान लो कि मैंने आरबीआई से ट्रेजरी बिल खरीद लिया 2 लाख रुपये का, जिसकी अभी वैल्यू है 1,90,000। मुझे आज की डेट में पैसा चाहिए, 2 महीने के बाद में पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेजरी बिल किसी और को बेच दूंगा और उससे पैसे ले लूँगा, जो उसकी वैल्यू मुझे मिल पाएगी। और फिर जिसके पास वो ट्रेजरी बिल रहेगा, वो बैंक में जाकर 3 महीने के बाद में पैसा निकलवा सकता है। अब नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे 1,90,000 का मैंने ख़रीदा है, 2-2.5 महीने के बाद मुझे कुछ नेगोशिएट करना है बैंक्स में जाके कि जिससे मुझे उसकी वैल्यू मिल सके, तो मुझे 2 लाख रुपये तो नहीं मिलेगी, 1,98,000, 96,000 जो नेगोशिएबल अमाउंट होगा वो मुझे बैंक से मिल जाएगा, और ट्रेजरी बिल मेरे पास से चला जाएगा। तो ट्रेजरी बिल एक तरह से क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है। और ये ट्रेजरी बिल कौन खरीदते हैं, कमर्शियल बैंक्स या जनरल पब्लिक। मैच्योरिटी पीरियड इनका होता है 2 वीक से लेके 364 दिन तक, मतलब 2 वीक से लेके 52 वीक्स तक। 364 दिन में अगर हम काउंट किया जाए तो 52 वीक्स बनते हैं। इसको हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और 25,000 के मल्टीपल्स में होते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कमर्शियल बिल्स। ये आप सभी के लिए बहुत कॉमन चीज़ होगी, आपने बहुत पढ़ रखा होगा +1 क्लास में कमर्शियल बिल के बारे में। कमर्शियल बिल एक तरह से वो इंस्ट्रूमेंट होता है जब कहीं पे क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होती है, जब कोई सामान उधार खरीदता है या उधार बेचता है, तो एक दूसरे को बिल दे देता है, जिसके बदले में उसे फ्यूचर में उसे पेमेंट करनी होती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 90 दिन का या 3 महीने का, हम बोल सकते हैं कि 90 दिन के बाद या 90 दिन के अंदर अंदर ड्रॉई जो है उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा ड्यू डेट से पहले भी। एक तरह से ये भी ट्रांसफरेबल होता है और नेगोशिएबल होता है। इसमें क्या मतलब होता है कि एक कमर्शियल बिल है, मान लो कि मैंने एक दुकानदार से कुछ सामान उधार खरीद लिया और उसने मुझे एक बिल दे दिया कि भाई आपको ये इस ड्यू डेट से पहले पेमेंट करनी है। तो उस ड्यू डेट का जो वो मुझे बिल मिला है, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। ये मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है। अगर मान लो कि उससे किसी और को पैसे देने हैं, तो वो बिल जो है किसी और के नाम में ट्रांसफ़र कर देगा, और जब मैं पेमेंट करूँगा उस पर्सन को मिल जाएगी जिसके पास कमर्शियल बिल की पेमेंट जानी होगी ड्यू डेट पे। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 90 दिन का। सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर हमारा सेकंड लास्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, एक तरह से कंपनीज इशू करती हैं, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज। और ये सिर्फ एक
तरह का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं होती है। प्रोमिसरी नोट का मतलब है कि प्रॉमिस इस पर लिखा होता है जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम होती है 3 महीने से लेकर 12 महीने तक। कंपनी ऐसा इशू क्यों करती है? कंपनी जो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उसे पूरा करने के लिए ही कमर्शियल पेपर को इशू करती है, जो कि खरीद सकते हैं, बैंक्स भी खरीद सकते हैं, नॉर्मल जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट एक बार दोबारा आया है, मैं आपको बता भी देता हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है जब हम कोई सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहे होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं या कोई राइट इशू कर रहे हैं, कुछ भी सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए जो बीच में हमारा खर्चा आता है कंपनी का, उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, प्रोस्पेक्टस छापने का खर्चा, अंडरराइटर का कमीशन या कोई ऐसी फीस, उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। उस खर्चे को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है? कमर्शियल पेपर एक तरह से इशू करती है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। और ये इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में। ये भी आपको मेंशन करना होगा। 3 से 12 महीने तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है और सिर्फ ये वही कंपनी इशू कर सकती है जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस और रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है। नहीं तो सारी कंपनीज नहीं कर सकती हैं ऐसे, क्योंकि कोई खरीदेगा भी नहीं वैसे देखा जाए तो। हम इस चीज़ को एक तरह से ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो उसकी हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं। इसके 2 पर्पस होते हैं। पहला मेन पर्पस जो होता है इसका है मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट का, कि जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट आई है, जो हमारा फालतू का जो ऊपर का खर्चा आया है, उसे हम पूरा कर सकें। और सेकंड होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, मतलब सीजनल। आपको मैंने बताया था कि सीजनल का मतलब क्या होता है, जब इन सीज़न हमने कुछ सामान बेचना होता है तो उसके लिए हमें स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी होती है। तो वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए भी शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट किया जा सकता है कमर्शियल पेपर को इशू करके। फिर हमारा लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरह से आपको चेक या ड्राफ्ट या इसी के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है कि एक तरह से ऐसा डिपॉजिट जो किसी सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है, सिर्फ बैंक ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकता है। क्योंकि बैंक में जितना आपका पैसा जमा है, आपके अकाउंट में जो जमा है, उस पैसे के अगेंस्ट में आप एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं बैंक से किसी भी नाम पे। मतलब कि मेरा नाम, जैसे मेरा बैंक में अकाउंट है, मुझे किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं एक तरह से बैंक में पैसा जमा करवा के एक सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ उस बियरर के नाम का जिसको मुझे पेमेंट करनी है। ये भी ट्रांसफरेबल होता है, नेगोशिएबल होता है, बैंक्स इशू करते हैं डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में। इनका मैच्योरिटी पीरियड रहता है 91 दिन से लेके 1 साल तक का। बैंक्स एक तरह से अलाउ किए गए हैं, मतलब बैंक्स को अलाउ नहीं किया गया है इन डॉक्यूमेंट्स को डिस्काउंट करने का। मान लो कि मैंने किसी को, राम को, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दिया कि उसे 4 महीने के बाद में इतनी पेमेंट मिल जाएगी, तो 4 महीने के बाद ही जाके वो उस बैंक में जाके पेमेंट अपनी ले सकता है। 4 महीने से पहले वो पेमेंट नहीं निकलवा सकता एक तरह से, क्योंकि ये बैंक इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है मुझे किसी को 1 करोड़ रुपए पेमेंट करनी है जो 4 साल के बाद, या 4 महीने के बाद करनी है, तो मैं बैंक में जाऊंगा, 4 करोड़ रुपए जमा कराऊंगा या 1 करोड़ रुपए जमा कराऊंगा, जो भी मुझे अमाउंट पे करना है। उसके अगेंस्ट में बैंक मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा उस बियरर के नाम का। सिर्फ वही बियरर जो होगा वो उस बैंक में जाके वो पैसा निकलवा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फिर देन हमने पढ़ा मनी मार्केट के बारे में। फिर हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जिसमें थे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर ना कटे और आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ायदा मिले। क्योंकि आज आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो लाइफ लॉन्ग आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी भी तो बस आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि इसमें था क्या, आपको एकदम से याद आ जाएगा। थैंक यू।